गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग श्रमिक कल्याण अधिनियम के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले अगर 2 वीडियो मैंने जो थ्योरी के अपलोड किए हैं, जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उन वीडियो को देख लें, तब जाकर इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी उनको आएगी और सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने वो दो वीडियोज एक्सप्लेन किए हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको जाकर जरूर देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो राइट कॉर्नर पे जो लोगो दिख रहा है यहाँ पर, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो बहुत ही आसान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो प्रशिक्षु होते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो आपका 14 वर्ष है। तो इसका जो सही जवाब सही होगा आपका बी। इसका आपका सही ऑप्शन है बी। तो ये तो लगभग सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कारखाना अधिनियम किस प्रांत को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है? तो यह अधिनियम भारत के प्रत्येक राज्य में लागू किया गया था। 1948 में जब ये लागू किया गया था, प्रत्येक राज्य में लागू किया गया था, सिर्फ एक को छोड़ के, जम्मू कश्मीर। एक्चुअली उस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी। अब तो हट गई है धारा 370, तो ये अब देश का भाग हो गया है। तो जब तक ये धारा 370 थी तो वो एक अलग राज्य माना जाता था। ठीक है, उसका एक अलग ही राष्ट्रीय ध्वज था और उसका अलग संविधान था। वो भारत के संविधान से नहीं चल रहा था। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इस अधिनियम को लगाया गया था। अगला देखते हैं हम लोग। बताइए आप लोग, इसका जवाब मैं चाहता हूं सभी लोग दें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। कारखाना अधिनियम के तहत मालिक यदि उल्लंघन करता है तो उसे क्या दंड मिलता है? तो सही जवाब है 3 माह और या तो 2000 रुपये या 3 माह की सजा मिलती है उसे। और मुझे ये भी बताइए, अगर कर्मचारी कोई दंड करता है तो उसकी जुर्माना राशि कितनी होती है? मैं आपको बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी राशि होती है। सही बात है, 20 रुपये होती है। तो ये सब चीजें देखिए, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक निश्चित अंतराल पे आप लोग वीडियो देखते रहिएगा मेरे इस सीरीज को। कभी भी आपको खाली टाइम मिले, घर में अकेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो आप वीडियो को देख लिया करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक कारखाने में किस अवधि में कार्य कर सकती है? देखिए, महिलाओं के लिए थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कारखाना अधिनियम ये कहता है कि जो महिला का जो शिफ्ट है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक के बीच में आप कभी भी काम करवा सकते हो। तो इसका जो सही जवाब हो गया आपका, वो सी हो गया कि आप सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक किसी भी दौरान 8 घंटे का शिफ्ट उसका लगा सकते हो। लेकिन इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया था। एक मैं संशोधन बता दे रहा हूं। उस संशोधन के तहत ये कहा गया था कि अगर कंपनी वाला मालिक जो है या कंपनी किसी महिला कर्मचारी को रात्रि के शिफ्ट, मतलब रात का 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे का शिफ्ट नहीं लगा सकता, मतलब नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं करा सकता। लेकिन संशोधन के बाद यह हुआ कि अगर महिला कर्मचारी की पूरी सिक्योरिटी, पूरी सुरक्षा का जिम्मेदारी अगर कंपनी लेता है तो वो उसको बुला सकता है। लेकिन एक शर्त ये भी रखी थी कि उसके आने और जाने का पूरा प्रबंध जो है कंपनी को करना पड़ेगा। ये भारतीय कारखाना अधिनियम कहता है कि महिलाओं को अगर आप रात्रि शिफ्ट में ड्यूटी लगा रहे हैं तो आपको उनको आने और जाने दोनों का प्रबंध और सुरक्षा के साथ करना पड़ेगा। नोएडा और दिल्ली और अपने जितने भारत के मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ पे बहुत सारी आईटीज कंपनी हैं जो रात में महिलाएं शिफ्ट वहाँ पे काम करती हैं, नाइट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो जो होगा वो सही ऑप्शन नहीं होगा। जो नहीं होगा वही हमारा जवाब होगा।
तो ये तो पहला ही उसका एम है, स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, ये मैंने पहला पॉइंट ही लिखाया था। कार्य के घंटे भी निर्धारित करता है, तो ये भी गलत जवाब हो गया। ये भी आपको दिख रहा है मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी, ये भी आपका कारखाना अधिनियम में आता है कि अगर वो 240 दिनों तक मजदूरी किया है या श्रमिक उस या जो भी कर्मचारी है काम किया है, तो उसके बाद उसको छुट्टी को ले सकता है, उसको सैलरी भी मिलती रहेगी। लेकिन ये जो है हमारा सी, इसका सही जवाब होगा बीमारी, प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिक को लाभ। तो जो काम पर अगर दुर्घटना हो जाती है, तो जो मुआवजा दिया जाता है वो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में आता है। ये तो आपका सी जवाब ये सही है, ये इसके अंतर्गत नहीं है, भारतीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। जिन लोगों को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जाकर पहले के 2 वीडियो देखें, तभी आपको थियरी की क्लास अच्छे से समझेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन कारखाना अधिनियम को लागू करने के कार्य का समन्वय करता है? मतलब समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट करता है उसको, ठीक है, कारखाना अधिनियम को कोऑर्डिनेट करता है। इसमें देखिए बड़ा ये अजीब गरीब नाम दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब है DGFASLI, तो आप इसको डीजी फासली के नाम से याद रखिए। डीजी फासली, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, डीजी फासली क्या होता है, डरिए मत, मैं आपको बताता हूँ डीजी फासली होता क्या है। एक्चुअली ये एक हमारा संस्था है, और इस संस्था का जो निर्माण हुआ था 1945 में हुआ था, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म ये है, डीजी फासली का पूरा नाम ये डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, एडवाइस तो समझ में आती है, सलाह, सर्विस तो समझ में आती है, सेवा, ठीक है। तो ये एक ऐसा संस्था है जो जो फैक्ट्रियों को एडवाइस देता है, सलाह देता है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे, ये जो लोगो मैंने यहाँ पे लगाया है, इसका मेरा एक उद्देश्य है कि आज मैं बता सकूं, कल मैंने जितने भी अधिनियम पढ़ाए थे आपको, जितने भी आपको मैंने आपको चीजें बताई थी इस चैप्टर में, वो सभी जो हैं आपको जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, इस मंत्रालय के अंतर्गत वो सारी चीजें बनती हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है डीजी फासली का, मैं इसको डीजी फासली बोलता हूँ, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक मुझे याद रहता है डीजी फासली। आप इसको जैसे अच्छा लगे DGFASLI बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवाइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग द फैक्ट्री इंस्पेक्शन सर्विसेज इन स्टेट। मतलब ये हो गया कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके बीच जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या जो भी वहां पे कंपनियां हैं, तो उसमें जो फैक्ट्री एक्ट लगी है उसको वो क्या करता है, उनको सलाह देता है, उनको आपको बताता है कि भाई इनकी ये प्रावधान है, इनकी ये आपकी सेवाएं हैं, तो आपको ऐसे मानना चाहिए। और दूसरी चीज, जो राज्य सरकारों के पास जो फैक्ट्रियां हैं उनका इंस्पेक्शन भी करता है। बात आ रही समझ में? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन है कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी कारखाना अधिनियम, और सी है आपका श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, और डी मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो बड़ा आसान है, आपको कोई भी मुआवजा जो दिया जाता है वो आपको क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत ही दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक को किस आधार पर भुगतान किया जाता है? जिसकी जितनी सैलरी होती है मंथली, उसके आधार पे दिया जाता है उसको भुगतान। जो भी मुआवजा दिया जाता है उसके मासिक वेतन पे दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, मासिक वेतन के आधार पे। ये तो सबको पता होगा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ था बता भी चुका हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1924। गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे आंसर दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान कितना % होता है? भाई ये भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है मैंने पिछले वीडियोज़ में, जिनको भी समझ में नहीं आता है वो जाकर ज़रूर देख लें। और इसका सही जवाब है 4%, लेकिन वर्तमान में ये घट के कितना हो गया है? कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग, 3.25 हो गया है घट के, ठीक है? तो अगर ऑप्शन में आपको 3.25 अपडेटेड वाला दे रखा है तो आप यही जवाब लगाइएगा, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जो अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों का जो योगदान होता है वहाँ पे ये 1.5 है, लेकिन अब ये घट के कितना हो गया है? 0.75। जुलाई 2019 के पहले ये सब चीजें थी, लेकिन जुलाई 2019 में ये घट गया था। अब मैं आपको ये अपडेटेड बता रहा हूँ, दोनों का मिला के कितना होता है? 4%, आप याद रखिए, वही हमारा ईएसआई में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मजदूरी भुगतान अधिनियम किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ था? भाई साहब मैं बता दूं, 1936 में जब ये लागू हुआ था, सारे सेक्टर्स में लागू हो गया था। रेलवे में लागू हो गया था, कारखाने में लागू हो गया था, उद्योगों में भी लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, सभी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? ये भी क्वेश्चन मेरा डिस्कस किया हुआ है। तो इसका सही जवाब है आश्रितों के लाभ। आश्रितों के जो लाभ होते हैं वो आपके क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत आते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कल के वीडियो में, तो आप लोग कल का वीडियो देख सकते हैं फिर से समझने के लिए। CIRM का अर्थ क्या होता है? CIRM, इसको हम लोग बोलते हैं, सी का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय केंद्रीय लिखा हुआ है, औद्योगिक औद्योगिक लिखा हुआ, सब में है, तो आपको पता तो चल गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल। CI का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल। अब RM का देखना है इधर, तो RM का इधर देखो मशीनरी लास्ट में सब में है, तो M का मतलब हो गया मशीनरी। R बस पता चल रहा है, R कहाँ दिख रहा है आपको? यही दिख रहा है, रिलेशंस। तो अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं भी पता, आपने पहली बार सुना है, तो भी आप तुक्का लगा के दिमाग से, दिमाग जैसे मैंने अभी दिमाग लगाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबका केंद्रीय है C, तो आपका C हो गया। I यहाँ पे सबका, तो I हो गया। इंडस्ट्रियल सब में दिख रहा है कि भाई सब में औद्योगिक, तो I का मतलब इंडस्ट्रियल ही होगा। M मशीनरी हो गया। अब बचा R, तो R कहाँ हो? R किसमें? नवीनीकरण नहीं, रिलेशंस होते हैं, ठीक है, रिलेशंस। निवेशन को भाई इन्वेस्ट बोलते हैं, निर्माण को हम लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, नवीनीकरण को मॉडिफिकेशन। तो कहीं आई नहीं रहा, आर यहीं पे आ रहा है, तो डी इज करेक्ट आंसर। अब ये होता क्या है CIRM, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये जो CIRM होता है, ये आपका, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी। इसका काम ये है कि ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो उसका रिलेशंस हैं उन पे काम करता है, संबंधों पे काम करता है, और मेक श्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो समन्वय हो वो अच्छा हो। हार्मोनियस समन्वय की बात करता है ये। हार्मोनियस मतलब फ्रेंडली नेचर की बात करता है ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का जो प्रधान कार्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में यहाँ पे और आपको बताना चाहता हूँ जो काफी पूछा गया था एक एक बार पहले, ठीक है। ये जो वर्ड है EDLI, इसको पूछा गया था, EDLI क्या होता है? EDLI जो होता है आपका, इसको पूरा बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ई का मतलब एम्प्लॉयज, डी का मतलब डिपॉजिट, लिंक्ड इंश्योरेंस। ये क्या होता है? ये एक स्कीम होता है, 1976 में ही आया था ये स्कीम क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में जो लिखा हुआ है आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आपको मैंने कल बताया था ना EPFO, मैंने EPF बताया था, EPFO नहीं बताया था आपको, लेकिन यही मैंने आपको बताया था कि जब कर्मचारी की सैलरी से जो 12% कटता है वो 12%, और जो कंपनी होती है उसका 12%, दोनों मिलके किसको जमा करते हैं? इसी को जमा करते हैं। यही मैं बता रहा था, जिसको जमा करते हैं जो संस्था होती है वो EPFO ही होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके अंतर्गत जितने भी खाता धारक होते हैं, जितने कर्मचारी होते हैं जिनको ये स्कीम देता है EPS, ठीक है, कर्मचारी पेंशन स्कीम, तो जो भी कर्मचारी इनके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको क्या करता है, ये एक अन्य सुविधा भी देता है। उनको सुविधा क्या देता है ये? EDLI,
इसके अंतर्गत क्या है कि 6 लाख तक का इंश्योरेंस क्या करता है, ये फ्री में देता है। उसका कुछ पैसा नहीं लेता है। बोलता है कि आप मेरे स्कीम के अंतर्गत हो तो मैं आपको ये 6 लाख का इंश्योरेंस फ्री में देता हूँ। वो किनको मिलता है? अगर कोई कर्मचारी है जो जिसकी दुर्घटना, बीमारी या ऐसी मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी होता है उसका, उसको मिलता है। अब ये नॉमिनी क्या होता है? मैं बता दूं, जब भी आपका पीएफ अकाउंट खुलता है, जब आपकी जॉब लगेगी, पीएफ अकाउंट खुलेगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि नॉमिनी बताइए। तो आप किसी एक को नॉमिनी रखोगे, या तो अपने पापा मम्मी को या अपनी वाइफ को या किसी को भी आप अपना नॉमिनी रख सकते हो। तो जिनका नाम रहेगा और किसी ऐसी स्थिति में कि किसी कर्मचारी की दुर्घटना या उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाता है, ये 6 लाख। तो अगर आपसे पूछे कि ईडीएलआई स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन होता है कर्मचारी का, तो आपका क्या होगा? 0। उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर्मचारी नहीं करता है, वो फ्री में मिलता है। ठीक है? तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, और जिन्हें भी ये चीज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लग रही है वो शुरू के 2 वीडियो जरूर देख लें, बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा जो 3 पार्ट रहा, ये पूरे चैप्टर 7 को खत्म करता है, और इसमें बहुत सफिशिएंट है। इतना पढ़ लिए तो आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेते होगे। और आगे हम लोग कल से चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। और आपसे बता दूं कि जितने लोगों ने भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लेफ्ट साइड में जो आपको ये दिख रहा है उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राइट साइड में जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है, आप इसको देखते रहा करें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।